नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि जो वहाँ की 48 लोकसभा सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये किस तरीके से तालमेल बैठाने जा रहे हैं। और जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उनसे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला अभी तय हुआ है, उसके मुताबिक बीजेपी 48 यानी कि 48 में से 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और शिवसेना और एनसीपी दोनों को 10-10 सीटें दी जाएंगी। और शिवसेना और एनसीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुटों की बात कर रहा हूं। 2019 में याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव में भी और उसके 4-6 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना, जो ठाकरे उस समय लीड करते थे, उसका अलायंस था। 2019 में बीजेपी ने यहाँ 26 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और 24 जीती थी। स्ट्राइक रेट देखे कितना शानदार था। यानी कि इस बार बीजेपी 26 से 2 अधिक 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। और शिवसेना ने पिछली बार 22 पर उतारे थे और 18 जीती थी। और इन 18 में से 13 सांसद जो हैं वो अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं, ठाकरे गुट वाले जो है। कुछ और भी आ सकते हैं टिकट की लालसा में, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी ओर जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, उसमें यानी कि ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, उसमें जो है 22 सीटें शिवसेना ठाकरे वाली मांग रही है, जिसे लेकर थोड़ा सा विवाद है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि यार ये ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, और मुझे लगता है कि 18 के आसपास सीटें इनको मुश्किल से मिल पाएंगी। और ये फॉर्मूला कांग्रेस जानबूझकर देर कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की एक रणनीति एक मुझे समझ में आ रही है कि कांग्रेस इस समय सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर डिले करना चाहती है। और वो चाहती है कि अंतिम समय पर सीट शेयरिंग तय की जाए, जिससे कि ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग की जा सके। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, वो होल्ड करके रखना चाहते हैं हर स्थिति को। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने कहना शुरू कर दिया कि हमने 11 सीटें दे दी हैं कांग्रेस को। अब उसमें कौन सी दे दी है ये भी कुछ तय नहीं हुआ है, और कौन प्रत्याशी होंगे कोई बात ही नहीं हुई है दोनों की आपस में। उल्टा दोनों के बीच में अनबन चल रही है। अलबत्ता महाराष्ट्र में एक और बड़ा बयान अभी पिछले दिनों एकनाथ शिंदे की तरफ से आया, और वो मुझे लगा कि शायद उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ इतना खुलकर कभी बोला नहीं होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं, दो दो बार नरेंद्र मोदी को धोखा दिया है। एक तो 2019 के चुनाव में हमारे गठबंधन में जीते, और फिर मुख्यमंत्री बनने की जिद को लेकर गठबंधन से निकल गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2021 में जब ठाकरे सीएम बन चुके थे, तब भी इन्होंने एक बार नरेंद्र मोदी को धोखा दिया। और ये खबर जो उन्होंने बताई, एकनाथ शिंदे ने मीडिया से के सामने ये शेयर की है, ये किस्सा हाल ही में। उनका ये कहना है कि जब ठाकरे मुख्यमंत्री थे और अशोक चौहान जो अब बीजेपी में आ चुके हैं और राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले मंत्री थे ठाकरे की सरकार में कांग्रेस के कोटे से, और अजीत पवार तो डिप्टी सीएम थे ही। तो उन्होंने कहा कि 2021 में ये तीनों लोग दिल्ली में मोदी जी से मिलने गए थे। राज्य का कोई मसला था, और थोड़ा सा जीएसटी वगैरह का मसला, फाइनेंस वगैरह का मसला चलता रहता है, उसे लेकर मोदी जी से मिलने के लिए गए थे। वहां पर उद्धव ठाकरे ने अकेले में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। 2021 की बात एकनाथ शिंदे बता रहे हैं। और उनका यह कहना है कि उस समय जब इनकी मुलाकात हुई थी, तो एकनाथ शिंदे के बकौल ठाकरे ने यह कहा था कि मैं आप लोगों के साथ, यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लूंगा, मैं एमवीए को छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद भी इन्होंने नरेंद्र मोदी को धोखा दिया और अपनी बात पर खरे नहीं उतरे। ये तो एक बड़ा खुलासा है। लेकिन एक और दिलचस्प समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर साधा है। वो समीकरण थोड़ा सा समझने की बात है। उस समीकरण में सबसे बड़ा पेंच दोस्तों ये है कि उस समीकरण से बीजेपी ने अपनी लोकसभा की जो जीत की संभावनाएं हैं, उनको प्रबल करने का काम किया है। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल जो सीनियर नेता हैं एनसीपी के, और शरद पवार का कभी राइट हैंड माने जाते थे, और किसी को उम्मीद भी नहीं हो सकती थी कि प्रफुल्ल पटेल जैसा कद्दावर नेता भी शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ आ जाएगा। और वो आ गए, राज्यसभा सांसद थे। अभी 2022 में शरद पवार ने उन्हें फिर से राज्यसभा में नॉमिनेट कराया था, और 2028 तक
यानी कि 6 साल का पूरा टेन्योर उनके सामने बचा हुआ था। लेकिन ये जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 27 फरवरी को, इसमें उन्हें एनसीपी का जो अजीत पवार का गुट है, उसने अपना प्रत्याशी बना दिया है और उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 2028 तक का कार्यकाल बचा हुआ था, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, 2028 तक का कार्यकाल पूरा होने में तो आपको पता ही है कि कितना समय बचा हुआ था। 4 साल बचे हुए थे, 3-4 साल बचे हुए थे। लेकिन अब अगर वो नॉमिनेट होंगे, राज्यसभा में सांसद चूंकि वो बन ही जाएंगे, तय है बीजेपी और एनसीपी की जो ट्यूनिंग है उसे देखते हुए, तो अब वो 2024 से 2030 तक यानी कि अगले 6 साल तक राज्यसभा के सांसद बने रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना 2 साल का कार्यकाल आसानी से बढ़ा लिया। वैसे चर्चा ये थी कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं, वो अपने पारिवारिक सीट है उनकी महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट, वहां से वो इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते थे और इसका उन्होंने 5 बार प्रतिनिधित्व भी किया है, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अचानक ही वो पीछे हट गए इस मुद्दे से और फिर उन्होंने राज्यसभा से अपना रेजिग्नेशन दे दिया और फिर दोबारा से अजीत पवार के गुट ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। दरअसल क्या है कि बीजेपी ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें लड़ें और वो इसके लिए कन्विंस कर ले रही है आसानी से अपने साथियों को। हो सकता है कि अजीत पवार को उन्होंने कन्विंस कर लिया हो और उन्होंने कहा हो कि ये जो सीट है इनकी भंडारा गोंदिया, इससे कोई भी प्रत्याशी इस गुट से आएगा, चाहे प्रफुल्ल पटेल लड़ते या बीजेपी का प्रत्याशी आए, तो उसे प्रफुल्ल पटेल का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा ही, एनसीपी का समर्थन रहेगा ही, तो वो इस तरीके से इस सीट को आसानी से निकाल लेगी। तो बीजेपी अपनी टैली बढ़ाना चाहती है और ये बीजेपी जो है इस बार ये चाहती है कि हम 28 से भी आगे इसको बढ़ाएं और 30 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ें और जो पिछली बार से 5-6 सीटें ज्यादा होगा। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि भाजपा अपने इस ग्राफ को आगे ले जाना चाहती है और तेजी से इसको आगे बढ़ाना चाहती है। अब समीकरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ पर 25-26 सीटें के आसपास जीतना यहाँ से चाहती है। तो इसके लिए प्रफुल्ल पटेल को एडजस्ट कर लिया गया है इस तरीके से कि प्रफुल्ल पटेल को भी कोई दिक्कत ना हो और बीजेपी को भी इस प्रकरण में कोई दिक्कत ना आए। तो बीजेपी महाराष्ट्र में धीरे 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 अपनी रणनीति को इतनी मजबूत कर रही है कि अगर उसे भविष्य में इन अपने साथियों को अजीत पवार या फिर एकनाथ शिंदे को भी छोड़ना पड़ा, तो भी वो आसानी से सबसे बड़ी पार्टी, वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में अभी भी बीजेपी है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी अपनी सीटों का जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा बढ़ा लेना चाहती है कि जो मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार या फिर 370 से अधिक सीटें जीतने का जो बीजेपी लक्ष्य लेकर चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लक्ष्य भी बीजेपी आसानी से पार कर ले। और इसमें उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जैसे स्टेट की बड़ी भूमिका है जहां पर 48 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 हैं और 48 लोकसभा सीटें सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को भी बीजेपी ने सेटल कर लिया है और इसमें प्रफुल्ल पटेल जैसे आदमी का एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाना ये दर्शाता है कि बीजेपी वहां पर इस समय कितनी मजबूत स्थिति में आ चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति, वहाँ के लोकसभा चुनावों को लेकर और भी वीडियो आने वाले हैं और अगर आप लोग इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ये जो चैनल है इसका वीडियो अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उसे पहले लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।